अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम CS 504 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के अबाउट बात करने जा रहे हैं। तो इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 28 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 29 से 35 तक डिस्कस करेंगे बिकॉज वो लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड उसमें से काफ़ी MCQs बनते हैं। अदरवाइज़ वो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर देती एंड अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट के बिना जो है ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 23 है। तो लेक्चर नंबर 23 यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है क्या है, व्यू की हम बात कर रहे हैं। तो डिफाइन करता है हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय पुटिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ आर्किटेक्चर एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। ठीक है, मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाई लेवल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एलिमेंट, फॉर्म्स, रैशनल। ठीक है, ये MCQs में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। तो एलिमेंट्स, फॉर्म्स, रैशनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं विच हैव अ सर्टेन फॉर्म। अब एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स उनकी कोई ना कोई फॉर्म होती है। मतलब कि ऊपर जैसे हमने देखा है कि ये क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, रैशनल है। तो वही बात कि सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई फॉर्म होती है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स के जो है आगे हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज में सबसे पहले क्या है, डेटा एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद कनेक्टिंग एलिमेंट्स। डेटा एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है। प्रोसेसिंग में जो आगे उसको मतलब प्रोसेस करते हैं। कनेक्टिंग जो उन एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। MCQs में आ सकते हैं, तीनों पूछ सकते हैं कौन कौन से हैं और उनका मे भी रोल पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पे मोस्टली मेरी कोशिश होगी जो आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इन वीडियोज़ में जो है वो लाजमी कवर कराऊँ ताकि आपकी अच्छे से अच्छा आप CGPA जो है वो गेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ मेंशन भी किया हुआ और मैं बताती भी जाऊँगी। तो आप लोगों ने इसको जो है अच्छे से समझ लेना और उस पर ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके लिए दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी MCQs में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें तो हमारे पास वर्जन 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल है। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें एक्चुअली हमारे पास 5 जो है वो मेन व्यूज़ होते हैं। ठीक है, मेन व्यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 5 मेन व्यूज़ होते हैं। पहला हमारे पास होता है लॉजिकल व्यू, दूसरा प्रोसेस व्यू, तीसरा फिजिकल व्यू, चौथा डेवलपमेंट व्यू एंड यूज केस व्यू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए आपसे व्यूज़ के नाम पूछ सकते हैं। और ये जो भी रिसेंटली ये क्विज हुआ उसमें भी MCQs आया हुआ था, उसमें उन्होंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से व्यूज़ आते हैं। तो उसमें जस्ट ये यूज केस का डिफरेंस था। ठीक है, वो आपको किसी में दिया हुआ था किसी में नहीं। तो ये आपने याद रखने कि कौन कौन से इनके नाम क्या है 5 व्यूज़ के, वर्जन 4+5 आर्किटेक्चर जो है मॉडल उसके। ठीक है, तो पहला हमारे पास अगर हम देखेंगे लॉजिकल व्यू क्या है, तो लॉजिकल व्यू क्या है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट मॉडल का डिज़ाइन होता है। प्रोसेस व्यू क्या करता है, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन जो है उस डिज़ाइन के उसको देखता है, कैप्चर करता है। फिजिकल व्यू क्या करता है, मैपिंग करता है ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन टू द हार्डवेयर एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एस्पेक्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो है वो हार्डवेयर पे मैपिंग करता है और उसके जो है एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है, फिजिकल व्यू। ठीक है, डेवलपमेंट व्यू क्या करता है, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जो क्या है, ये क्या करता है, उसका स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और यूज़ केस व्यू जो है हमारे पास क्या करते हैं, यूज़ केसेस को सिलेक्ट करते हैं, सिनेरियोज को, और चेक करते हैं कि ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं और उसके लिए वैलिडेट है या नहीं। ठीक है, तो ये 5 व्यूज़ होते हैं जो जिसकी बेस पर जो है ये मॉडल वर्क करता है और जिसमें रुचर ने इन 5 मॉडल्स को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास उसके जो क्लाइमेट मॉडिफाइड वर्जन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका सब्जेक्टिव में आता है। ये जब मेरा सब्जेक्ट था तो उस टाइम पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एग्ज़ाम में आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जो है इसको लाजमी याद कर लेना है। मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको स्किप नहीं किया बल्कि इसकी जो है इमेज लेके आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप लोगों ने इसके कंपोनेंट्स याद कर लेने हैं।
ठीक है, इसके यूजर्स याद कर लेने हैं, इसके रैशनल याद कर लेने हैं। ठीक है, फंक्शनल व्यू इसमें भी 5 आपके पास है, फंक्शनल व्यू, कोड व्यू, डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल एंड कंकरेंसी व्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्टिव में नहीं भी आता लेट्स सपोज, तो फिर आपका एमसीक्यूज में लाजमी आएगा, ये बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल व्यू में आपके कंपोनेंट्स, फंक्शंस की, सिस्टम, एब्स्ट्रक्शंस, डोमेन एलिमेंट्स, बाकियों में भी इसी तरह कुछ ना कुछ दिए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजर्स कौन कौन से इनमें यूज़ होते हैं और रैशनल कौन कौन से इसमें आ रहे हैं हमारे पास, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना है। बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर लीजिएगा, फ़ायदा तो आपका है। बट ये कि जब तक आपको बताया ना जाए तो मतलब स्टूडेंट्स कम ही करते हैं उस चीज़ को, इसलिए मैं अगेन कह रही हूँ कि इसको अच्छे से कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज ये जस्ट नाम है, याद रखने वाले हैं, तो ये आप लोग खुद कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हिरारिकल व्यू आ गया है। इसमें क्या होता है कि एवरी व्यू इज पोटेंशनली हिरारिकल। ठीक है, कैसे कि जो फंक्शनल व्यू है उसमें सब फंक्शंस होते हैं, मतलब हिरारिकल व्यू आ रहा है। डेवलपमेंट व्यू में भी पीछे आगे उसके पास क्या होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें आगे फर्दर फाइल्स होती हैं। ठीक है, कोड व्यू में भी हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स और कुछ सिस्टम्स आ रहे होते हैं जिनके आगे सब मॉड्यूल्स या सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, आगे कंकरेंसी व्यू में भी हमारे पास फर्दर वो जो है थ्रेड्स में उसको डिवाइड किया गया होता है। तो ये इसके हिरारिकल व्यूज़ कौन कौन से हैं सबके, वो भी आप लोगों ने याद रख लेने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिजिकल व्यू में भी हमारे पास देखें आपको नेक्स्ट क्लस्टर्स दिए गए हैं जिनमें क्या होता है कि प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल व्यू है ना, आपके पास प्रोसेसर, स्टोरेज वगैरह का यूज़ हो रहा है, इसमें फिजिकल है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे मैं स्किप भी कर सकती थी, मैंने इसको इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ये आपके जो है एमसीक्यूज में काफ़ी रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मुनासिब समझा कि मैं इसको भी यहाँ पे ऐड कर दूँ। एंड इसमें होता क्या है एक्चुअली कि हिरारिकल स्टाइल्स में जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हिरारिकल मॉडल ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम मेक कन्फर्म टू अ जेनेरिक आर्किटेक्चरल मॉडल और स्टाइल, और वो सिंपली जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हर स्टाइल जो है वो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, सिस्टम कैटेगरी दैट इनकम्पासेस। ठीक है, हर कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, सेट ऑफ कनेक्टर्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं एंड सिमेंटिक मॉडल्स होते हैं। ये अक्सर स्किप कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसको नहीं ध्यान देते क्योंकि वहाँ पे 3 की हेडिंग दी गई है, इसकी हेडिंग नहीं दी गई, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, डेटाबेस कंप्यूटेशनल मॉडल्स आ गए, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते हैं कोई ना कोई फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम की तरफ से कोई ना कोई अगर फंक्शन को परफॉर्म करना है तो उसको जो है वो सर अंजाम देंगे, एंड किसके उसमें डेटाबेस आ रहा है, कंप्यूटेशनल मॉड्यूल्स वगैरह आ गए, कंपोनेंट्स है ना। अब सेट ऑफ कनेक्टर्स की बात हो रही है, कनेक्टर्स क्या मतलब, कनेक्ट किया जा रहा है, कनेक्ट क्यों किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, तो उसको जो है ये क्या करते हैं, एनेबल करते हैं कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन अमंग कंपोनेंट्स। अब उन कंपोनेंट्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन अगर करवानी हो तो उसके लिए सेट ऑफ कनेक्टर्स का यूज होगा, ये भी याद रखिएगा। और कंस्ट्रेंट्स जो है डिफाइन करते हैं हाउ कंपोनेंट कैन बी इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द सिस्टम। अगर सिमेंटिक मॉडल जो है वो उसको ओवरऑल अंडरस्टैंड करने के लिए, सिस्टम की प्रॉपर्टीज वगैरह को एनालाइज करने के लिए जो है हम यूज़ किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बल्कि। एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम देखें, लेक्चर नंबर 24 हमारे पास है। तो लेक्चर नंबर 24 में भी वही टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे आर्किटेक्चर जो है स्टाइल्स की बात की जा रही है, और इन स्टाइल्स में हमारे पास 4 हैं, ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर जो है हमारे पास कितने हैं, 4 दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है डेटा सेंटर्ड, सेकंड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड इट्स वेरिएशंस, थर्ड हमारे पास है लेयर्ड आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस, ठीक है। तो डेटा सेंटर्ड, क्लाइंट सर्वर, लेयर्ड एंड रेफरेंस, ये चारों नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ सकता है आपसे एमसीक्यूज में, ठीक है। और ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है। इनमें से किसी एक के अबाउट वो आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा होता है, उसके आपके बेनिफिट्स बताएं, उसके आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या फिर उसके अबाउट डिटेल्स आपको बताना पड़ जाए, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, डेटा सेंटर्ड। तो डेटा सेंटर या रिपोजिटरी मॉडल भी इसे कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो डेटा सेंटर या रिपोजिटरी मॉडल में क्या होता है कि इन एनी सिस्टम सब सिस्टम्स नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डाटा। इंफॉर्मेशन एंड डाटा को एक्सचेंज करने के लिए हमें सब सिस्टम्स को जो है ज़रूरत पड़ती है। वो किस में होता है, डेटा सेंटर्ड में होता है या रिपोजिटरी मॉडल कह लें। अब इसमें होता क्या है, ये 2 तरह से हो सकता है। फर्स्ट क्या हो सकता है, जो शेयर डेटा होता है इज हेल्ड इन अ सेंट्रल डेटाबेस और रिपोजिटरी एंड मे बी एक्सेस्ड बाय ऑल सब सिस्टम्स।
मतलब उसमें कोई ना कोई सेंट्रल, जिस तरह होता है ना एक सेंट्रल हब होती है, उसमें उसके साथ सभी कंप्यूटर्स वगैरह जो कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरह हो सकता है कि एक सेंट्रल डेटाबेस है, उसके बीच में सारा डेटा पड़ा है, वहां से जो है वो बाकी सब सिस्टम्स जो है वो डाटा ले रहे हैं, ठीक है, ये होता है। अब फर्स्ट ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया कि ईच सब सिस्टम मेंटेन्स इट्स ओन डेटाबेस एंड पासिस डेटा एक्सप्लिसिटली टू अदर सब सिस्टम्स। और ऐसा भी हो सकता है कि हर सिस्टम जो है वो खुद का एक डेटाबेस मेंटेन करे और उसके उससे जो है वो डाटा एक्सप्लिसिटी दूसरे सब सिस्टम्स तक पहुंचाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। बट इसमें होता क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन या डाटा को जो है वो एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, हम डाटा सेंटर्ड का यूज करते हैं। सेंटर्ड मतलब सेंट्रल डाटा, वहाँ कहीं सेंटर में पड़ा होगा, वहीं से सभी को एक्सेस हो रही होगी। ये याद रखिएगा। वर्ड, अगर आप वर्ड्स पे गौर करते हैं तो आपको और भी चीजें जो है ना इजीली याद रह सकती हैं और भूलेंगी नहीं। और उसके बाद इसके एडवांटेज की बात करें तो रिपोजिटरी मॉडल क्या है, एफिशिएंट वे है टू शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को शेयर करना है तो उसके लिए आपके पास जो है रिपोजिटरी मॉडल बेटर है, उसमें आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो शेयर कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सब सिस्टम मस्ट एग्री ऑन अ रिपोजिटरी डाटा मॉडल। मतलब ये कि एक सेंट्रल जहाँ पे डाटा पड़ा उसके रूल्स, उसके अकॉर्डिंग जो है वो जितने भी उसके साथ सब सिस्टम्स कनेक्टेड है उन सभी को जो है वो एग्री करना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, मतलब सभी को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, एग्री करना पड़ता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। और उसके बाद सेकंड हमारे पास आर्किटेक्चर दिया गया था, जो सेकंड मॉडल दिया गया था, फर्स्ट डाटा सेंटर था, दूसरा क्लाइंट सर्वर था। तो क्लाइंट सर्वर के अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्लाइंट सर्वर में क्या है, क्लाइंट सर्वर ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड प्रोसेसिंग। अब उसमें था कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, इसमें क्या है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डाटा एंड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो सेट ऑफ होता है ना, सेट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, दैट आर प्रोवाइडेड बाय सर्वर्स, ये हमारे पास एप्लीकेशन में होता है। और सेट ऑफ क्लाइंट्स दैट यूज दीज सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि इन दिस मॉडल द एप्लीकेशन इज मॉडल्ड एज अ सेट ऑफ सर्विसेज। जो एप्लीकेशन में होता है ना उसको सेट ऑफ सर्विसेज के तौर पर जो कि सर्वर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, और सेट ऑफ क्लाइंट्स को जो है वो हमारे पास मतलब वो भी उन सर्विसेज को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर सिस्टम। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ आप लोगों को कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में से ना जब मेरा ये सब्जेक्ट था तो मेरा एक क्वेश्चन भी आया था, ऐसे सेम था रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर सिस्टम का, ठीक है, वो उन्होंने पूछा हुआ था और वो बताना था। तो ये आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर कर लेना। और ये स्टार्ट के लेक्चर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसका सारा ही बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी इस CS 504 को, ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और ज़्यादा आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और जितना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक, सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर भी हो सके। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स की बात की गई है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल सर्वर होता है। अब फाइल, वर्ड से अगर आप ध्यान दें वर्ड पे, तो फाइल है ना, फाइल का यूज़ हो रहा है। तो क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं सिलेक्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल, मतलब कि जो क्लाइंट होंगे वो रिकॉर्ड उनको चाहिए होगा, वो उसको मतलब रिक्वेस्ट करेंगे एक्सेस करने के लिए। और सर्वर क्या करेगा, वो डाटा उठा के क्लाइंट को जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, उस नेटवर्क में। फाइल में हो गया कि फाइल का रिकॉर्ड होने चाहिए फाइल का, तो फाइल क्लाइंट मांग के सर्वर दे देगा, बस इतना काम है। अब डेटाबेस में अगर हम बात करें, डेटाबेस सर्वर में तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा किसी न किसी एसक्यूएल क्वेरी वगैरह की डेटाबेस में, और सर्वर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसमें डेटाबेस की बात हो रही है तो मतलब एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर्वर्स की बात की जा रही है। तो ट्रांजेक्शन सर्वर्स में क्या है कि ट्रांजेक्शन हो रही है, क्लाइंट सेंड क्या करता है, रिक्वेस्ट दैट इन्वोक्स रिमोट प्रोसीजर्स ऑन द क्लाइंट सर्वर। अब वो रिमोट प्रोसीजर्स के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर है वो क्या करता है, उसकी प्रोसीजर को इन्वोक को एग्जीक्यूट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लाइंट को रिजल्ट रिटर्न कर देता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो तीनों में बात क्या हो रही है, क्लाइंट कुछ ना कुछ मांग रहा है, सर्वर उसके अकॉर्डिंग काम करके उसको वापस दे रहा है। मतलब इस तरह का हो रहा है, बस वर्ड एक एक चेंज हो रहा है उनका जो कि हेडिंग है। अब ना लास्ट मेरे पास है ग्रुपवेयर सर्वर्स। ग्रुपवेयर सर्वर क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ एप्लीकेशंस दैट एनेबल कम्युनिकेशन अमंग क्लाइंट्स। मतलब ग्रुपवेयर सर्वर्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं सेट ऑफ एप्लीकेशंस
हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है क्लाइंट्स के बीच में। ग्रुप है ना, ग्रुप वेयर, तो ग्रुप्स में मतलब क्लाइंट्स में कम्युनिकेशन हो रही है। और वो किस तरह हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज मतलब हो सकती है, बुलेटिन बोर्ड्स, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का कोई भी सोर्स हो सकता है। और ये लेक्चर हमारा कवर हो गया। लेक्चर नंबर 25 की तरफ आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरो इंस्टॉल का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो इंस्टॉल हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें जो है वो कोई इंस्टॉलेशन क्लाइंट साइड पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बस इतना है कि आपने याद रखना है, जहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं हो रही क्लाइंट साइड पे, वो हमारे पास जीरो इंस्टॉल है, ठीक है। और दिस कैन आल्सो बी ओनली डन when there is no और little processing done at the client, मतलब बिल्कुल भी नहीं कोई प्रोसेसिंग हुई या थोड़ी बहुत हुई है, ठीक है। तो इसमें क्लाइंट साइड पे हुई है, इसमें जीरो इंस्टॉल में। जीरो इंस्टॉल में मतलब कुछ भी इंस्टॉलेशन, जीरो मतलब जीरो है ना, तो कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं है, आप उसी वर्ड से गौर कर सकते हैं। तो जीरो इंस्टॉल नो इंस्टॉलेशन, ये वर्ड आप याद रखिएगा, इसी से आपको इसका पता चल जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो NTR आर्किटेक्चर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। जब आप प्रिपरेशन करेंगे या आपके एग्जाम्स के डेज आएंगे, तब आपको आइडिया होगा कि जो मैंने टॉपिक्स बताए थे ये वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तब सभी स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे होते हैं, लोग आके शेयर कर रहे होते हैं, तो जब शेयर करते हैं तब पता चलता है कि ये टॉपिक्स वाकई में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्जेक्ट में 3.8 CGPA था, एंड इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया है कि इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो जो इंपॉर्टेंट हैं मैं उनको फिर यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम देखें कि NTR आर्किटेक्चर जो है वो दिया गया है, इसमें क्या होता है कि मिडिल ग्राउंड जो है, मतलब फ्लैट क्लाइंट एंड थिन क्लाइंट के दरमियान में जो है मिडिल ग्राउंड जो है उसको फाइंड किया जाता है। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं NTR के, और ये MCQs भी इम्पोर्टेंट है, मतलब MCQs के लिए आया भी था। तो ये वो पूछ रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करने का मकसद क्या है कि आप स्केलेबिलिटी को इंक्रीज कर सको, और उसकी परफॉर्मेंस जो है डाटा और एप्लीकेशन दोनों पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सको, ठीक है। मतलब स्केलेबिलिटी इंक्रीज करना, इन्हेंस करने का मतलब यह है कि उसमें अगर आप कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, तो उसकी मतलब उसमें आप ऐड कर सको। उसमें ये नहीं है कि आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ न्यू चीज़ ऐड नहीं कर सकते, आप उसको ऐड कर सको, इन्हेंस कर सको, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अब 3 टियर में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है एंड डेटाबेस लेयर होती है, मतलब 3 लेयर्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये तीनों लेयर्स जो है ये हमारे पास सेपरेट प्रोसेसर्स पर रन की जाती है। एंड इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हम बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और इसका पार्ट है कि हम इसको मैनेज करने के लिए और हाई स्केलेबल के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। हाई स्केलेबल मतलब क्या है कि मतलब जब हम उसको उसमें कुछ न्यू ऐड करना चाह रहे होते हैं, तो भी उसको मतलब हम उसमें कुछ न्यू फीचर्स वगैरह या अपडेट करना चाह रहे हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं आर्किटेक्चर में, मॉडल में, तो भी हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा फ्लो, आर पाइप्स एंड फिल्टर्स, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास थर्ड हमने ये देखा था। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको हम यूज़ करते हैं when the input data is processed through a series of transformations to yield and desired output, ठीक है। मतलब जब हम इनपुट डाटा को जो है वो प्रोसेस करते हैं थ्रू सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। किस लिए, ताकि हम कोई ना कोई डिजायर्ड आउटपुट हासिल कर सकें। हासिल करने के लिए हम इनपुट डाटा को जो है वो प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कौन सा आर्किटेक्चर होता है, वो ये वाला हमारे पास होता है। और इसमें अगर फर्दर हम देखें तो क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज पाइप्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड इसमें हर प्रोसेसिंग स्टेप जो होता है उसको हम फिल्टर कहते हैं। आपने याद रखना है, MCQs में आ सकता है कि फिल्टर क्या होता है। एंड जो कनेक्टिंग लिंक होता है एक प्रोसेस से दूसरे के साथ, उसको पाइप कहते हैं। फिल्टर प्रोसेसिंग स्टेप, और जो लिंक होता है उन प्रोसेसेस के दरमियान, वो हमारे पास पाइप होता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ये याद रखिएगा। ये MCQs में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते। और उसके बाद इसी टॉपिक में है बैच सिक्वेंशियल का दिया गया है कॉन्सेप्ट। अब बैच सिक्वेंशियल में क्या होता है कि सिंगल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस जो है विद नो अल्टरनेट और पैरेलल पाथ्स, मतलब उसमें कोई अल्टरनेट या आपके पास पैरेलल पाथ नहीं होता, और उसमें आपको डाटा फ्लो जो है वो एक सिंगल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस में जो है वो फ्लो करता है। मतलब एक सिंगल सीक्वेंस दी गई है प्रोसेसेस की, ठीक है, जिसमें डाटा प्रोसेस में अपना चल रहा है, उसमें कोई ज़्यादा आपके पास नहीं है, पास नहीं है, तो उसमें डाटा फ्लो कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, बैच सिक्वेंशनल कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना आना चाहिए।
और उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब रेफरेंस आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये फिजिकल नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल आर्किटेक्चर, ठीक है। इट इज़ ओनली अ रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल्स एंड डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम डिवेल्प्ड बाय डिफरेंट पार्टीज। मतलब जो डिफरेंट पार्टीज से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है या इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल्स को, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे OSI मॉडल है हमारे पास, उसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उसमें हम प्रोटोकॉल्स भी यूज़ होते हैं। तो उसी तरह ये भी हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हम प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करने के लिए हम इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। सही हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशनिंग द आर्किटेक्चर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और MCQs में आ सकता है। हम पार्टीशनिंग करते क्यों हैं, बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसको इजीली मेंटेन कर सकें, ठीक है। हमारे पास सब सिस्टम्स होंगे तो हम उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसमें एक और है कि पार्टीशनिंग ऑफ आर्किटेक्चर में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों आप लोगों ने याद रखनी है। एंड यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस नहीं किया फर्दर, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को ये आप लोगों हैंडआउट से एक नज़र लाजमी देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 25 के एंड पे दिया गया है, ठीक है। तो ये एक नज़र देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस, ये आपके MCQs में थोड़ा बहुत पूछ सकता है क्योंकि ये वाला टॉपिक भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछ भी सकता है कि कितनी तरह की पार्टीशनिंग होती है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 तरह की होती है, ठीक हो गया। उसके बाद लेक्चर नंबर 26 है। 26 में हमारे पास क्या है कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न क्या है कि ईच पैटर्न डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम, मतलब हर जो पैटर्न हम बनाया गया है वो एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा होता है, विच अकर्स ओवर अगेन एंड अगेन, जो प्रॉब्लम जो कि बार बार अकर होती है किसी इन्वायरमेंट में और उसका एक सोल्यूशन जो है वो तैयार किया जाता है, जिसको हम बार बार जो है वो सोल्यूशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम अगर होती है एक इन्वायरमेंट में और उसका जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हल करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं और ये सोल्यूशन जो है हम बार बार यूज़ करते हैं, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है डिज़ाइन पैटर्न की। वो क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, मतलब जो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करते हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसकी बात करें कि दैट आर कस्टमाइज्ड टू सॉल्व अ जर्नल डिज़ाइन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। मतलब वो जो डिस्क्रिप्शन होती है वो कस्टमाइज की जाती है टू सॉल्व करने के लिए जर्नल डिज़ाइन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न की डेफिनेशन अपने याद रखनी है, ये भी पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और पैटर्न्स में आगे GOF हमें डिज़ाइन पैटर्न दिया गया है, उसमें कुछ यहाँ पे उसके पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप वहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे उनके नाम लिख दिए हैं। वो क्या है, नेम, प्रॉब्लम, कॉन्टेक्स्ट, फोर्सेस, सॉल्यूशन, रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट, रैशनल, रिलेटेड पैटर्न्स एंड नॉन यूजेस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है, बट नाम आपको पता होने चाहिए, आ भी सकते हैं। और क्लासिफिकेशंस ऑफ रीडिंग्स हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास है क्रिएशनल पैटर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब मेरा ये सब्जेक्ट था तब भी ये पेपर में आया हुआ था, मेरा तो नहीं था बट किसी स्टूडेंट का ये पेपर में आया हुआ था, सही है। सो ये भी याद रखना है क्रिएशनल पैटर्न्स कौन से होते हैं कि हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करना है, क्लास क्रिएशनल के रूल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि मतलब उसको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या है। उसके बाद ये जो क्लास क्रिएशनल यूज इनहेरिटेंस टू वेरी द इनिशिएटेड क्लास, मतलब ये उसके क्रिएशन का सारा है इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर में उसका स्ट्रक्चर का सारा है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, क्लास का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस किस से के साथ कंसर्न कर रहा है, कौन सी क्लास के साथ कंसर्न कर रहा है, तो ये उसका स्ट्रक्चर के साथ है। दूसरा उसकी टाइप है, ये 3 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। ये तीनों क्लासिफिकेशंस आपने लाजमी याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद थर्ड हमारे पास है बिहेवियरल। बिहेवियरल में उसका बिहेवियर देखा जाता है, मतलब किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब बिहेवियरल क्लास पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पैटर्न क्या है, और वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ, क्लास ऑब्जेक्ट का कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किसके अबाउट है, सारा उसका बिहेवियर पैटर्न, ठीक है, वो सारा इसमें आ रहा है। तो ये तीनों आप लोगों ने याद रख लेने, इनके नाम और इनका थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 27 में है ऑब्जर्वर पैटर्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ नाम दिए गए यहाँ पे, मैंने उसको प्रॉपर डिस्कस नहीं किया, जस्ट नाम ही लिख लिए हैं, आपने याद रख लेने नाम इनके कौन कौन से हैं, मतलब नेम क्या है, बेसिक उसका इंटेंट क्या होगा, मोटिवेशन क्या होगी, याद रख लेना है। उसके बाद सिंगल्टन पैटर्न है और फेट पैटर्न है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हमारे पास जो था ऑब्जर्वर, बट सिंगल्टन एंड केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल्टन जो है आई थिंक सो मेरा पेपर में भी आया हुआ था, और ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें इंटेंट क्या है ये भी याद रखना है, अप्लाईकेबिलिटी क्या होती है, और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो सिंगल्टन पैटर्न है शुड बी यूज्ड व्हेन देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जब क्लास की कोई एक इंस्टेंट होती है, मतलब मस्ट बी एग्जैक्टली वन इंस्टेंस, ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं, और ये याद रखिएगा, ठीक है। इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट्स फ्रॉम अ वेल नोन एक्सेस पॉइंट। तो ये याद रखना आपने इसका कि कोई एक इंस्टेंस होती है क्लास की इसमें, और इसको आप पढ़ लीजिएगा सिंगल्टन पैटर्न को, इसके कितने पॉइंट्स आपको दिए गए यहाँ पे, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, इनका किस तरह स्ट्रक्चर होता है, पार्टिसिपेंट्स क्या, इसका स्ट्रक्चर लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें से मेरा एक एमसीक्यूज भी आया हुआ था, और मैं भूल गई थी वहाँ पे, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, इसका स्ट्रक्चर दिया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा सिंगल्टन पैटर्न का। तो वो आपको वहाँ पे कुछ दिया गया होगा, सर्विसेज स्ट्रक्चर सारा इस तरह करके डिस्क्राइब किया गया है, वो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट केट पैटर्न हमारे पास है, इंटेंट अप्लाईकेबिलिटी स्ट्रक्चर पार्टिसिपेंट्स, वो भी इसमें भी वही दिए गए हैं। और इसमें क्या है कि इसमें इंटरफेस जो है उसको सिंपल इंटरफेस को जो है वो सब सिस्टम्स के लिए यूज़ करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं, और अगर हम खुद से कोई सब सिस्टम के लेयर्स बनाना चाहते हैं तो भी यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास इंटरफेस और लेयर्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 28 हमारे पास आता है। लेक्चर नंबर 28 है मेंटेनेबल कोड, ठीक है, कोड की बात। अब यहाँ से सारा आगे कोडिंग का शुरू हो रहा है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे जो बाकी लेक्चर्स होंगे, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग है तो ये बहुत पेपर में आता है, एमसीक्यूज आते हैं इसके, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आता है बल्कि। तो यहाँ पे इसका है कि मेंटेनेबल कोड, अब मेंटेन मतलब कोड को मेंटेन करना आना चाहिए। यहाँ पे जो है फाउलर, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि कोड जो है हर कोई लिख सकता है, बट जो कंप्यूटर समझ सके, बट गुड प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, वो ऐसा कोड लिखता है जो कि ह्यूमन समझ सके, मतलब एक इंसान समझ सके उस कोड को। तो अब उसके लिए जो है 3 थिंग्स यहाँ पे है, सिंप्लिसिटी, क्लियरिटी एंड हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो जरूरी होनी चाहिए कोड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो कोड को मेंटेन का मतलब ये है कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर को समझ आ रहा है, बल्कि ह्यूमन को समझ आ रहा है, वो उसको चेंज करना चाहे तो उसको समझ आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये है। और अब नेक्स्ट है कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसका आपको पता होना चाहिए। अब सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड क्या होता है? कोड इट इज़ अ कोड दैट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ विद द नीड ऑफ कमेंट्स, मतलब वो विदाउट नीड्स ऑफ कमेंट्स, ठीक है। इसमें कमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोड जो है वो खुद एक्सप्लेन हो रहा होता है कि इसमें ये किया गया, इसमें ये हुआ है। मतलब होता है कि हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं कोड में ताकि समझ आ जाए कि इस कोड में क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे इस फंक्शन का क्या रोल है, यहाँ पे इस क्लास का क्या रोल है। बट जो यहाँ पे हमारे पास मतलब विदाउट कमेंट्स यूज़ होते हैं तो उसमें क्या है कि कोड वैसे ही हमें पता चल रहा हो कि इस कोड में हुआ क्या है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, जिसमें कमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही हमें जो है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन और वो सारा जो है मतलब वैसे ही उसकी समझ आ रही होती है, बल्कि हम कोई उसमें डॉक्यूमेंटेशन, कोई डायग्राम्स, कोई मतलब जो है वो कोड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो विदाउट एनी हेल्प, कोड को देख के कोड से हमें सारी उसकी समझ आ रही होती है, ये होता है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। और इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हाउ कैन वी राइट कोड दैट इज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, मतलब सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग के लिए हमारे पास किस तरह हम उसको लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे कि साइज ऑफ ईच फंक्शन, हम मतलब उसका साइज को जो है वो बता दें। चॉइस ऑफ वेरिएबल, किस तरह का वेरिएबल है, ठीक है। आइडेंटिफायर नेम्स हो गए हमारे पास, जो है स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, मॉड्यूलैरिटी, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी पोर्टेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, इन चीज़ों को जो है हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम ऐड करके हम कोड को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग बना सकते हैं। मतलब सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग की हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस कोड को जो है हम वहाँ पे उसमें कमेंट्स ऐड करें और उसको एक्सप्लेन करेंगे भी इसमें ये हो रहा है। मतलब उसमें ये चीज़ें अगर हम सही से ऐड कर देते हैं तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड होगा, ठीक है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इन्हीं ये जो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, इन्हीं को लेके ये जो इनके ऊपर डिटेल से बात की गई आगे वाले सभी लेक्चर्स में, कि एक पूरा लेक्चर है इनके ऊपर, ठीक है। तो 29 से लेके 35 तक आपके लेक्चर्स हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको वो प्रोग्राम दे देगा कि इसको करेक्ट करें, इसमें कहाँ पे साइज है, कहाँ पे चॉइस वेरिएबल्स किया, वो सारा आपसे पूछेगा, ठीक है, और एमसीक्यूज भी पूछेगा। तो ये था यहाँ तक आज की वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये आज का जो सारे लेक्चर में डिस्कस किए हैं, पॉइंट्स डिस्कस किए हैं।
और अगली वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, और इस ओवरऑल देखा जाए तो सारा ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मजीद वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आप लोगों तक पहुँचते रहें, और आप लोग जो है उससे हेल्प होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।